जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 2 अगस्त की विजन आइस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी ओरिजिनल पीडीएफ का क्रेडिट विजन आइस को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है, डोनर एग्रीमेंट साइन हो गया है बिटवीन WHO और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। ओके, सबसे पहले डोनर एग्रीमेंट होता क्या है। देखो, ये ऐसा एग्रीमेंट है, दो पार्टी के बीच में साइन होता है। यहाँ पे WHO और इंडियन गवर्नमेंट है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, इस तरीके से देंगे, ऐसे ट्रांसपेरेंसी होगी और इस पैसे की इस तरीके से यूज़ करना है, जस्ट लाइक अ डोनेशन। ठीक है, सेम डोनर एग्रीमेंट उसे हम बोलते हैं। इसमें हमने बोला है कि हम इस्टेब्लिश करेंगे जामनगर में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। ओके, जिसका फंक्शन क्या होगा, तो ये काम करेगा ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के रिलेटेड। ओके, ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिलेटेड इन शॉर्ट ये काम करेगा। ओके, और कहाँ पे होगा ये? जामनगर, गुजरात में। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रेडिशनल मेडिसिन होता क्या है और क्यों हमें इस्टेब्लिश करना है, क्या फ़ायदा मिलेगा इसका। चलिए, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब जो हम सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम कोई भी बीमारी होती है उसको ट्रीट करते हैं, वो सब भी हमारी जो मेडिसिन है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ये कैसे डेवलप हो सकती है, तो हमारे कोई पुराने स्क्रिप्चर से उधर से हमने कोई नॉलेज ली है, हम कोई प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से, उधर से हमने कोई एक्सपीरियंस से नॉलेज ली है, ये सभी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है। कौन कौन सी हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन है? जैसे कि योगा है, आयुर्वेद है, एक्यूपंक्चर है। ठीक है, डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते तो नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन बिलीफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिजीनियस टू डिफरेंट कल्चर्स एंड यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। ठीक है, 80% ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो समहाउ और अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज़ करती ही है। ठीक है, इसके रिलेटेड एक डिक्लेरेशन भी है हमारे पास, अस्ताना डिक्लेरेशन, जो कि बात करता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन कैसे इम्पॉर्टेंट है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ। ओके, तो ये बेसिक इन्फो है इसकी। अभी कंसर्न्स इसके क्या हैं, तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में फेक, देखो इधर नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ कि फेक लोग बहुत ही बाहर आ रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, अभी अभी हाकी पिकी ट्राइब करके एक ट्राइब है, उसका एक ऑयल आता है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बस उसी ट्राइब के इतने सारे फेक प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं कि ओरिजिनल कौन सा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इतना फेक बढ़ चुका है। वैसे ही कंसर्न्स और भी हैं, जैसे कि कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसके नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं हेल्थ पे। जैसे कि समझ लीजिए कि सर दर्द के लिए कोई एक औषधि दी जा रही है, साथ ही साथ आपको उसी वक्त पेट दर्द भी है, तो उसके लिए कोई दूसरी औषधि दी जा रही है। अभी इन दोनों में इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये दोनों औषधि एक साथ ली जाती है तो बॉडी के अंदर कुछ और ही रिएक्शन हो जाता है। अभी ये जो कोई न्यू प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें कोई आइडिया ना हो तो ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे ही, और या फिर कोई हाई डोज भी हो जाए, लेना हो 1 चम्मच, हमने ले लिया 3 चम्मच, तो इससे भी दिक्कत आ सकती है। तो कम्बिनेशन और हाई डोजेस के चलते तो आ जाती है दिक्कत। ओके, फिर जो मोस्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो अनरेगुलेटेड है, तो वो भी दिक्कत है हमारी। ओके, इनिशिएटिव क्या है हमारे पास, हमने उसको ठीक करने के लिए एक और मैंने आपको बता दिया कि डुप्लीकेट कैसे मिलता है। ठीक है, और इसका एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन बेचती है, हमारे एक रिलेटिव ही थे, हैं एक्चुअली, सॉरी, वो ये ले रहे थे और बाद में पता चलता है कि कुछ उस कंपनी के प्रोडक्ट बंद हो गए। तब जाके पता चला कि भाई ये जो वो दवाई खा रहे थे, वो दवाई कुछ फ़ायदा तो करती नहीं है, बट उससे किडनी और लीवर डेफिनेटली ख़राब हो रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट को बंद करना पड़ा, जो एक बड़ी प्रेस्टीजियस कंपनी है उसको। ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या है इसको ठीक करने के लिए, तो हमारे पास नेशनल आयुष मिशन है। फिर हमारे पास हमने लेके आया है आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना। क्या है? बस क्वालिटी अच्छी करनी है और प्रोडक्शन को अच्छा करना है, दैट्स इट। फिर आयुष स्वास्थ्य, आयुर्स्वास्थ्य, इसमें भी हम वही यूज़ करते हैं कि आयुष का यूज़ करते हुए हमें अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। ठीक है, दैट्स इट। अभी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अभी 2023 में है जो WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन लिस्ट होती है ग्लोबली, जिसमें वो हर एक देश की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो उसको वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हम काफ़ी सालों से बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे भी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको रिकॉग्नाइज़ कीजिए,
बट हो नहीं रही थी। चाइना की, जापान की ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है। लास्ट ईयर हमारी भी रिकॉग्नाइज हो गई, जिसमें 2 मेडिसिन है, एक आयुर्वेदा और दूसरा है यूनानी। ठीक है। और बोला भी था, उनके जो हेड है वो इंडिया आए थे, उन्होंने बोला भी था कि भाई इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के वर्ल्ड में हब बन सकता है और काफ़ी सारा आगे आगे हम बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चलते लोकसभा में बिल आ चुका है। इतने सारे डिज़ास्टर हो रहे हैं आजकल, तो बिल आना भी ज़रूरी है। ये अमेंड कर देगा हमारे पुराने एक्ट 2005 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को। ठीक है। और ये किसके साथ अलाइन करेगा? तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी उसके साथ ही अलाइनमेंट होगा। ओके, सबसे पहला तो डिज़ास्टर का हमें डेटाबेस लेके आना है। एक न्यू हम डेटाबेस बनाएंगे नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। इसमें सब बातें होगी कि किसके लिए कितना फंड जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर कितना होगा, कोई रिस्क आता है कि उसको हम मिटिगेट कैसे करेंगे, ये सब बातें उधर लिखी हुई होगी। फिर जो डिज़ास्टर प्लान है, अब इस डिज़ास्टर प्लान को पहले बनाती थी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। अभी हम एम्पावर कर रहे हैं कि अब से जो ये प्लान बनाएंगे वो बनाएंगे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्योंकि वही अथॉरिटी है और डिज़ास्टर का ही प्लान बनाना है तो वो डेफिनेटली बेटर तरीके से बना पाएंगे यार, एग्जीक्यूटिव से भी ज़्यादा। ओके। और जो भी प्लान बनेगा उसका रिव्यू होगा हर साल, हर 3 साल में, और एटलीस्ट वंस इन ए 5 ईयर्स उसको अपडेट किया जाएगा। ओके। फिर अर्बन अथॉरिटी होगी, उसका अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हम उसके लिए बनाएंगे, जो कि म्यूनसिपल के साथ और स्टेट की कैपिटल्स में बनाया जाएगा। फिर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और हाई लेवल कमेटी हम बनाएंगे। ओके, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। स्टैट्यूटरी क्या होता है कि किसी भी बॉडी को कोई एक्ट का बैकअप दे देना कोई एक्ट में, तो हो गया स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन क्या होता है? तो किसी भी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आर्टिकल में जगह दे देना, वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। ओके, चलिए आगे। स्टेट फोर्स, स्टेट गवर्नमेंट को अनेबल किया जाएगा कि वो अपनी स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को और स्ट्रेंथन कर पाए और रिस्पॉन्स उसका और अच्छा कर पाए। ठीक है। अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की कुछ प्रोविजंस क्या क्या है, तो हमने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग बॉडी बनाई हुई है जो कि डिज़ास्टर को ही देखती है, NDMA, SDMA। ओके, अभी काम का क्या है? तो NDMA होता है, उसको हेड कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करता है। SDMA को कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर करता है। ओके, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन करता है? तो उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है या फिर DM करता है या फिर डिप्यूटी कमिश्नर। ये सभी IAS की पोस्ट है। इफ़ यू क्लियर UPSC यू विल बिकम दिस। इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगा? तो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को ये इस्टेब्लिशमेंट करेगा और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड को भी, फोर्स एंड फंड। चलिए, एक्चुअली मेरा पेन ख़राब हो गया है तो मैं इतना अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। 2-3 दिन में पेन आ जाएगा, ऑर्डर किया हुआ है, फिर हम अच्छे से लिखेंगे और उसके बाद मैं कोई सब्जेक्ट भी चालू कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NGT की न्यूज़ है कि NGT ने बोला है, NGT का सबसे पहले तो क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को बोला है कि आप जो वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने वाले हैं उसकी कोई डेडलाइन लेके आइए, फाइनल कीजिए कि कब तक ये हो जाएगा। दैट्स इट। अभी देखो बात चल रही है 2011 से। 2011 में सबसे पहले हमने एक पैनल बनाई थी, गदगिल कमेटी, द गदगिल पैनल, जिसने बोला था कि भाई जितना भी वेस्टर्न घाट का एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया हमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव मतलब कि यहाँ की जो इकोलॉजी है वो सेंसिटिव है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन ना हो, यहाँ पे कोई माइनिंग एक्टिविटी ना हो या फिर कोई ट्राइबल इसको ख़राब ना करे, वैसा हर एक एरिया। ठीक है, इसको फिर अपडेट करते हुए हमने दूसरी कमेटी बनाई, कस्तूरी रंगन कमेटी, और उसने भी रिव्यू सेम ही दिया। कस्तूरी रंगन ने क्या बोला था मुझे हल्का सा याद है कि अराउंड 30% जो एरिया है, अरे यार, अराउंड 30% जितना एरिया इसको एकदम ही रिस्ट्रिक्ट कर दो कि यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा। फिर अराउंड 40% जितना एरिया इसको हम रेगुलेट करेंगे और आखिरी में जो बचता है 20-25 जितना उसको हम फ्री रखेंगे। अभी इसके सामने बहुत सारे प्रोटेस्ट आए उधर के पीपल के, क्योंकि जो एरिया इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया और रेगुलेट कर दिया, इसके चलते उधर जो एक्यूपेशन में थे लोग, जो माइनिंग में काम करते थे, जो क्वेरिंग में काम करते थे, या फिर जो ट्राइबल अपना घर चलाते थे वही फॉरेस्ट की प्रोड्यूस काट काट के, अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो इसी के चलते इनके सामने प्रोटेस्ट हुआ था
और अभी भी ये जारी है कि जब जब बात आती है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित करो तो वहाँ के लोग में प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, आक्रोश देखने को मिलता है, क्योंकि आपके इस कदम से हमारा घर नहीं चल पाएगा, ओके, हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इशू कर दिया है कि जो वेस्टर्न घाट है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होंगे एज पर पैनल्स रिकमेंडेशन, बट अभी तक वो कर नहीं रहे हैं, इसलिए एनजीटी ने गाइडलाइन दे दी, सॉरी डेडलाइन मांग ली कि कब तक होगा भाई हमें बताओ। चलो ओके, ड्राफ्ट क्या है जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई है, तो वही है, 3 एरिया में डिवाइड कर रखा है, एक इकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्टेड, दूसरा रेगुलेटेड एंड तीसरा अनरेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट है, वेदर इट इज़ माइनिंग, क्वेरिंग, सैंड माइनिंग, कुछ भी हो। फिर रेगुलेटेड में क्या होगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। फिर अनरेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो, एग्रीकल्चर, ये वो। आगे बढ़ते हैं और आखिरी है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा वेस्टर्न घाट को। ओके ओके ओके। इश्यूज़ क्या क्या है हमारे, तो लोकल रेसिडेंस और लिवलीहुड जो भी है उसकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को हार्म हो सकता है। साथ ही साथ कोई साइंटिफिक सर्वे हमने किया नहीं गया है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कि कौन सी साइज़ हमें रखनी चाहिए। अभी तक हमने प्रॉपरली साइज़ डिसाइड नहीं की थी, बट नोटिफिकेशन में आ गई है, ठीक है। आगे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, घोषित कर देना। तो सबसे पहले नीचे देख लीजिए, तो इसको रेगुलेट कर नोटिफाई करती है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, और किसके एक्ट के थ्रू, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। इसके अंदर करते क्या है, तो हम जितने भी रिसोर्स होते हैं वैल्यू, जिसको कोई स्पेशल अटेंशन की नीड हो, कंजर्वेशन जिसको करना पड़ रहा हो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, हिस्टोरिक, कोई नेचुरल वैल्यू, उन सबको हम बचा के रखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले ऐसा आइडेंटिफाई करो, फिर उसको बचाओ। और शायद मैंने गलती से इधर ये बोला ना कि भाई इसको पूरी तरीके से बंद है, ये सब एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद नहीं होगी, बट उसको हाईली रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अभी आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हाँ बोलती है, फिर आप कर ही सकते हो। 100% ब्लैंकेट बैन नहीं होता है इसी कोई भी किसी कैटेगरी में, ठीक है, ब्लैंकेट बैन नहीं है, बट हाँ बंद तो है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। अभी देखो, जब तक मुझे याद है शायद ऑलरेडी इस थीम से क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, और प्रीलिम्स में भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स में देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई ये, जैसे कि इको सेंसिटिव जोन है, तो ये सबसे पहले कौन से एक्ट से बनता है, तो ये हमारा काम का है। फिर कौन सी बॉडी इसको रेगुलेट करती है, तो ये हमारा काम का है। फिर कौन से एरिया है जो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं, उसको गो थ्रू एक बार आपको कर लेना होता है, दैट्स इट। और हाँ, वेस्टर्न घाट के बारे में आपको पता ही होगा, तो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक ये स्ट्रेच करता है। बहुत ही हाईली बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, इसको हॉटेस्ट ऑफ हॉट बायोडाइवर्सिटी में भी इसका पार्ट है हमारा। चलिए ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक रिलीजेज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मिडिल इनकम ट्रैप। देखिए बकवास है न्यूज़, बट ऐसे ही आपको कहीं अगर यूज़ करना याद रह जाती है तो आप किसी और क्वेश्चन में इसको यूज़ कर सकते हो इनडायरेक्टली, मिडिल इनकम ट्रैप के द्वारा। ओके, डायरेक्टली कोई काम का मुझे नहीं लग रहा है कि ये हो सकता है। चलिए इनडायरेक्टली आ सकता है कि कैसे मिडिल इनकम कंट्रीज़ को क्या क्या दिक्कत आती है और कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मिडिल इनकम ट्रैप है क्या। तो ये भाई मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो होती है, सबसे पहले मिडिल इनकम कंट्रीज़ क्या, जिसका जो पर कैपिटा रेंज है वो 1000 से लेकर तक के 14000 के आसपास तक का हो। ओके, तो ये ऐसी सिचुएशन में मिडिल इनकम कंट्री फंस जाती है कि एक टाइम तक को उन्होंने ग्रो किया, फिर उसके बाद वो कोई नया स्फीयर लेके नहीं आ सकते हैं ताकि उनकी ग्रोथ स्टेडली और बढ़ पाए। उनका जो इनकम कैटेगरी होती है वो एक लेवल पर अटक जाती है, उनका जो पर कैपिटा होता है वो अटक जाता है, बस वही है, ठीक है। तो एक्सपीरियंसिंग सिस्टमेटिक स्लो डाउन is unable to make or take new economic structure needed to sustain high income level। ओके, हाईलाइट क्या है की रिपोर्ट्स की, तो बोला है कि भाई जो भी ट्रैप हुए हैं अबाउट एनुअल 10%, तो वहाँ पे ये अटक जाते हैं, उसके बाद ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर क्या बोला है कि भाई 1990 से 34 ऐसी मिडिल इनकम कंट्रीज़ है जिन्होंने मैनेज किया है शिफ्ट टू हाई इनकम स्टेटस, ठीक है। 2020 एट द एंड ऑफ 2023 108 कंट्रीज़ हैं जो कि क्लासिफाइड हुए हैं मिडिल इनकम कंट्रीज़, उसमें से 75% ग्लोबल पॉपुलेशन है जो कि जनरेट कर रही है लेस देन 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी।
ओके, उनको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसकी एजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्योंकि एक लेवल पे जब आपकी पॉपुलेशन यंग होती है तब तो आपने ग्रो कर लिया बहुत अच्छे से, बट वही पॉपुलेशन जब ओल्ड हो गई तब वो इतना काम नहीं कर पाएगी। अब ये उसको ऊपर से आपको आपको संभालना पड़ेगा उस एजेड पॉपुलेशन को, तो इसलिए आपका जो पैसा होगा उसमें चला जाएगा रेदर देन आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करो और अपनी कंट्री को और आगे बढ़ाओ। फिर राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, अभी देखो प्रोटेक्शनिज्म के बारे में थोड़े टाइम पहले आरबीआई का भी एक आर्टिकल था, आरबीआई के गवर्नर का। वो बोले थे कि भाई we are witnessing a trend in a global arena that everyone is want to expand their market and become the part of globalization, but at the same time they also wants to protect themselves and become self reliant। मतलब इन शॉर्ट बोलना क्या चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसा हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि हर एक कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स को और इकोनॉमी को बढ़ाना तो चाहती है, बट एक ही साथ उसी वक्त वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करना चाहती है कि हम पूरा का पूरा वर्ल्ड के साथ ट्रेड भी ना करें फिर भी हम सस्टेन रहें। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शनिज्म भी राइज हो रहा है कि सब अपने अपने देश का देख रहे हैं, और एनर्जी ट्रांजिशन भी हमें करना पड़ रहा है। इंडिया ऑल्सो पार्ट है मिडिल इनकम कंट्रीज़ का, 2008 में किया था, क्योंकि तब से लेकर हमारी जो जीडीपी है, सॉरी जीएनआई है, वो 2000 के आसपास ही रह रही है। ठीक है, क्योंकि हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है और इनइक्वालिटी है, इसमें हम ज़्यादा फ़र्क लेकर आ नहीं सकते हैं इतना जल्दी। और बोला जा रहा है कि इंडिया को भाई 75 ईयर्स लगेंगे तब जाके वो यूएस की पर कैपिटा इनकम है उसका 1/4 बनेगा। 1/4 मतलब अगर यूएस 100 रुपये कमा रहा है तो हम 75 साल पर कैपिटा यूएस का 100 रुपये है, तो हम 75 साल बाद ये इतने कैपेबल होंगे कि हम 25 तक पहुँचे। ठीक है, बट देखो फिर भी इधर फ़र्क है, यूएस का जो परचेसिंग पावर है और हमारा परचेसिंग पावर है बहुत अंतर है। आप यूएस में 500 रुपये में बर्गर खाते हो, हमारे यहाँ पे 50 रुपये में खाते हो, तो उनके भले ही 100 रुपये हों, हम अपने 25 रुपये में बहुत अच्छे से जी सकते हैं। की रिकमेंडेशंस क्या क्या है, तो इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन, इनोवेशन करना चाहिए हमें, फिर रिवॉर्ड वैल्यू एडिंग फर्म्स करनी चाहिए, इनहेंस सोशल मोबिलिटी करनी चाहिए, और जो बैरियर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वुमेन के लिए उसको हटाना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि वुमेन अगर सिर्फ 40% भी पार्टिसिपेट करती है तो हमारी जीडीपी 1.5% से ग्रो करेगी। फिर इधर नहीं लिखा हुआ है बट हमें डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भी डेटा है कि हमारा जो इकोनॉमी में शेयर है वो 10% ऑफ जीडीपी के आसपास है, तो इट्स ह्यूज, हमें उधर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब रिकमेंडेशन है। ओके, आप रिकमेंडेशन हमेशा याद रखिए, हर एक क्वेश्चन में काम आता है। आगे, सुप्रीम कोर्ट अलाउ सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एंड एसटी कोटा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कोटा। देखो होता क्या है, कोई भी कैटेगरी होती है वहाँ पे कुछ लोग होते हैं वेल्दियर जो ही सारी स्कीम्स का लाभ उठाते हैं, और जो एकदम लोअर स्टेटा पे लोग हैं उन्हें वो स्कीम्स का लाभ कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि ना ही उनके पास एजुकेशन है, ना ही उनकी इन्फॉर्मेशन है, ना ही उसकी अवेयरनेस है। इसलिए जब आप उनको मिलते हो तो बोलते हो भाई गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है। आप उन्हें स्कीम बताओगे तो उन्हें पता चलेगा अरे भाई ये सच भी चल रहा है, और ये कैसे कर सकते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनको मौका भी नहीं देते, उधर जाएंगे इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि वो कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एसटी एससी में भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अभी हमने ऑलरेडी ओबीसी में करके रखा है, ओबीसी में जो सर्टिफिकेट आता है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वो वही है कि आप ओबीसी से तो हो बट क्या आप क्रीमी लेयर में हो। क्रीमी लेयर मतलब जैसे केक में क्रीम होती है, सेम, कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि ओबीसी से तो आते हो बट फाइनेंशियली वेल्दी हो, आपके पास पैसा पैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस भी है। ठीक है, ये ओबीसी में तो ऑलरेडी है, अभी हम चाहते हैं कि इंक्लूड कर दें इसको एसटी एससी में भी। ये पूरा का पूरा आपको आर्टिकल याद रख लेना है और कहीं पे नोट्स में डाल देना है, काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स 2024, जिसमें ये शेड्यूल का सब क्लासिफिकेशन की बात की है। अर्लियर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका उल्टा बोला था और बोला था कि भाई कोई एक ग्रुप को आप इतना सब क्लासीफाई मत कर दो, उसको एक वन क्लास ऑफ होमोजेनाइज ग्रुप रहने दीजिए, उसको सब डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी हमने इसका उल्टा बोल दिया है कि हम कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 341 क्लोज 1। ओके, अब ये पॉलिटी का पार्ट है तो आप पॉलिटी से इसे पढ़ोगे, ये अगर न्यूज़ में है
जो भी चीज़ न्यूज़ में होती है हम उसी को स्टैटिक बुक से हमेशा पढ़ने की कोशिश करो, तो आपका रिवीजन हमेशा होता रहेगा और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। देखो आज ये पॉलिटी का न्यूज़ में है, फिर हमने पीछे ऊपर देखा है इको सेंसिटिव जोन है, फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तो ये सबको आप अपने सब्जेक्ट से पढ़िए बार बार। आगे अब ये जजमेंट में क्या क्या बात बोली है, तो बोला है कि भाई स्टेट कभी भी 100% रिजर्वेशन नहीं ला पाएगा, कितना भी सब क्लासिफिकेशन कर ले। फिर इम्पेरिकल स्टडीज से ही करना है, मतलब साइंटिफिक एविडेंस लाना है कि जो आप सब क्लासिफिकेशन कर रहे हो वो राइट तो कर रहे हो ना। आगे जुडिशियल रिव्यू होगा, आप कितना भी सब क्लासिफिकेशन करो जुडिशियल रिव्यू के अंदर है वो, और जो भी सब क्लासिफिकेशन होगा वो वायोलेशन नहीं होगा आर्टिकल 14 का, साथ ही साथ 341 का, क्योंकि 341 का यहाँ पे इसलिए बोला है कि जो भी क्लासिफिकेशन है ST SC का वो करते कौन है, प्रेसिडेंट करता है। अगर स्टेट करेगा तो फिर वही बात आ जाएगी ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ये वो, बट नहीं, अगर ऐसा होता है तो ये आर्टिकल 341 का वायोलेशन नहीं होगा। और क्रीमी लेयर, ये हमारी बात हो गई है, बोल दिया है कि भाई क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड हमें करना चाहिए शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो वही लेके जाते हैं। अभी देखो मुझे याद नहीं है पर्टिकुलर, बट एक तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैंने क्योंकि पढ़ा था, एक डेटा था कि शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जॉब आती है, मतलब जितने भी रिजर्वेशन से हमें बेनिफिट मिलते हैं, उसकी सारी की सारी जॉब का फ़ायदा जो होता है वो अराउंड 20 से 25% जो स्टेटा के लोग हैं वही लेके जाते हैं। 75 से 80% को ये लाभ मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जितनी भी बेनिफिट्स हैं एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, वो सिर्फ 20 से 25% लोग ही लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है लगातार कि कोटा दो कोटा दो, और इसीलिए हमें लगातार दिखता है कि यार ये तो अमीर ही था, इसी को रिजर्वेशन मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम टू इंडिया। स्टेट विजिट की है वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में। स्टेट विजिट क्या होती है, तो कोई देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बाकायदा अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आते हैं, तो वो स्टेट विजिट है। ठीक है, यहाँ पे आए या फिर हमारे बाहर गए। अभी देखो ये वियतनाम जो है वो हमारा एक की पिलर माना जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने लगातार कवर की है 2-3 बार पीछे वाले करंट अफेयर में। ठीक है, आउटकम्स क्या क्या है निकले हमारे की विजिट्स के, तो हमारा गोल होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे हम कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेके आएंगे हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया हमारा, एजुकेशन में, लीगल फील्ड में, रेडियो में, टेलीविजन में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हर एक जगह पे कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे एसेट्रा एसेट्रा। फिर हम वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे डिफेंस के लिए। डिफेंस को अगर कुछ इक्विपमेंट लेना है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बस उधार देना है, पैसा रखिए थोड़े टाइम के लिए, बाद में जैसा आपके पास आता रहे वैसे चुकाते रहना। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो वियतनाम ने है वो ज्वाइन करेंगे वियतनाम CDRI, कॉलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये PM मोदी जी ने ही इसको लॉन्च किया हुआ है। चलिए ये ग्लोबल इनिशिएटिव है CDRI, जो डिज़ास्टर जितने भी आते हैं उसके सामने रेजिलियंस डेवलप करने की बात करता है, उसमें कम्युनिटी एक साथ कैसे उसका सामना कर पाएगी। और फिर दोनों कंट्री ने बोला है कि भाई हम चाहते हैं कि फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रहे। ये इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड और ऐसा करने की बात है अगेंस्ट चाइना। ठीक है, और ऑलरेडी हमें पता है फिर जो वियतनाम है उनका भी इशू चल रहा है चाइना से रिगार्डिंग पारासल आइलैंड्स, वियतनाम, चाइना एंड ताइवान। और ऑलरेडी वियतनाम और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट था उसकी वो लोग उनक्लोज में कंप्लेंट किए भी थे UN कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, और उसमें चाइना को बोला ही था कि भाई चाइना ठीक नहीं कर रहा है, बट चाइना मानता ही नहीं है किसी को। इसलिए वियतनाम जैसी कंट्रीज चाहती है कि चाइना के सामने डिटरेंस पैदा करें थोड़ा हम, इसीलिए वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं कि क्योंकि चाइना को थोड़ा वो डिटर कर पाए कि दैट वी हैव अ पार्टनर इन योर साइड। ओके, वियतनाम के रिलेशन क्या है हमारे साथ, तो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ओके है। फिर मेकोंग गंगा कॉपरेशन है, उसके भी हम पार्ट है। फिर साथ ही साथ हम माई सन यूनेस्को हेरिटेज साइट, अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो वियतनाम में जो भी मंदिर है हमारे अच्छे खासे या फिर कोई कल्चरल साइट है उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं अपने पैसों से। फिर इकोनॉमिक हमारा ट्रेड है अराउंड 14 बिलियन का, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं।
फिर डिफेंस कॉपरेशन में डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, अभी शायद आगे होगा क्योंकि हमने डिफेंस पार्टनरशिप साइन कर ली है, बट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है एक विनबैक्स एंड दूसरा मिलान मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यहाँ पे दूसरे भी देश आते हैं। ओके चलिए, अभी शॉर्ट न्यूज़ है, हम कोशिश करेंगे इसको 10 मिनट के अंदर कवर कर लें क्योंकि इतना खास है नहीं इधर छोटी न्यूज़ में आज। सबसे पहला है जेनेटिक टेस्टिंग। देखो नाम में ही पता चलता है जेनेटिक जीन्स टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, एथलीट जो भी होते हैं वो अपना परफॉर्मेंस जानने के लिए कि हम कैसे बने हुए हैं, वो अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। इससे क्या पता चल जाता है कि भाई आपके अंदर कौन सा परफॉर्मेंस एबिलिटी है, हेल्थ रिस्क कौन सा है, न्यूट्रिशनल नीड कौन सी है आपकी, ये पता चल जाएगा तो एथलीट उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएगा ना, दैट्स इट। और ये कैसे हो सकता है, तो आप अपना कोई भी बॉडी पार्ट का हिस्सा दे दीजिए, वेदर ब्लड, हेयर, स्किन, उसके आपको जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, तो आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, न्यूट्रिशनल गाइडेंस आप ले सकते हो, और इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हो, और रिकवरी भी आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ परफॉर्मेंस कैसे, कि आपको पता चल जाए कि भाई मेरे लेग्स ज़्यादा पावरफुल हैं, या फिर मैं इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरे जीन्स ज़्यादा अच्छे हैं, आप उधर ज़्यादा काम करिए। न्यूट्रिशनल आपको पता चल जाएगा मेरे अंदर ये मुझे एलर्जी हो सकती है तो मैं इससे दूर रहूँ, और मेरे टिश्यू इधर वीक है तो उसको मैं मजबूत कर लूँ। इंजरी को कैसे प्रिवेंट, कि मुझे पता चल जाए कि भाई मेरे डीएनए कोडिंग में ऐसा है कि हमारी जितनी भी जनरेशन रहेगी उसके हाथ लेफ्ट हैंड में दिक्कत आ जाती है, तो अभी मैं उसका ध्यान रखूँगा। दैट्स इट, वही नॉर्मल बातें हैं। रैंसमवेयर, अभी रैंसमवेयर क्या होता है, जैसे किडनैपिंग कर लेते हैं ना, कि बच्चे की किडनैपिंग कर ली और माँ बाप से मांगे कि अगर बच्चे को छोड़ना है तो 10 लाख रुपए दो। सेम ये डिजिटली होता है कि आपके डेटा जो भी सेंसिटिव होगा उसको किडनैप कर लिया जाएगा, हॉस्टेज बना दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, या फिर इंस्क्रिप्ट कर दिया जाएगा, और फिर बोलेंगे अगर आपको इसको वापस चाहिए या फिर डिक्रिप्ट करना है, अनलॉक करना है, तो हमें इतने पैसे दो, फिर हम आपको अनलॉक करके दे देंगे। दैट्स इट, ये है रैंसमवेयर। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वैनेक्राई यूरोप में हुआ था, नॉटपेटिया ये भी अभी भी हुआ था, जगह का नाम मुझे याद नहीं है। दूसरे कौन से अटैक्स होते हैं, तो फिशिंग क्या होता है कि आपको ललचाया जाता है, ईमेल आता है, यू हैव वन 5 लाख रुपीज़ टू क्लेम, यू हैव टू डू दिस दैट, ये फिशिंग है, जैसे हम फिश को पकड़ते हैं चारा डाल के, सेम। फिर वर्नरेबिलिटीज़, मालिशियस नॉलेज, ओके, ये सब तो हमने ऐसे ही होता है। दूसरे टाइप्स ऑफ रैंसम अटैक क्या क्या है, तो भाई क्रिप्टो रैंसमवेयर, इसमें क्या होता है कि ये आपको डेटा को इंस्क्रिप्ट कर देंगे। इंस्क्रिप्ट कर देना मतलब कोडेड फॉर्म में डाल देना। अभी आपको अनकोड करना है, डिक्रिप्ट करना है, तो दो पैसे और करवा लो। फिर लीकवेयर या फिर डॉक्सवेयर, इसमें क्या करते हैं, आपको डेटा को अपने पास रख लेते हैं, मतलब कैसे भी, और बोलते हैं कि पब्लिश कर देंगे अगर आपने इतना पैसा नहीं दिया तो। इसकी सबसे ज़्यादा शिकार हमारा लेडीज़ होती है, इवर अभी अभी तो मेल भी होते हैं। आपको अचानक से वीडियो कॉल आएगा, आप उठाओगे, आपके सामने नेकेड लड़की खड़ी होगी या लड़का खड़ा होगा, और आपका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। फिर बोलेंगे कि अभी हमें इतना पैसा दो, अगर नहीं दिया तो हम आपके इस स्क्रीनशॉट को पब्लिश कर देंगे। फिर वाइपर होते हैं, वाइपर क्या करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा डेटा ही वैनिश कर देंगे। दैट्स इट। चलिए, ये धमकी देते हैं कि वैनिश कर देंगे, पैसा दो। आगे फिर है किनलिन। अभी ये क्या है, तो अभी पे किनलिन्स क्या है, तो ये भी हमारी बॉडी का ही पार्ट है, और हमारे जो सेल होते हैं उसके साथ ये जॉइन होते हैं। अब ये करते क्या है कि जो जब कैंसर हो जाता है ना, तो ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये कैंसर के सेल को इधर उधर जाने आने में और अपने मैसेजेस को कन्वे करने में ज़्यादा सहायता करते हैं, यानी ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा उछलने लगते हैं। अभी साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया है कि अगर हम ये किनलिन को ही कंट्रोल करवा लें तो हम काफ़ी सारे कैंसर को ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम कैंसर के सेल को इतना मूव ही नहीं होने देंगे, ठीक है, और ब्लॉक कर देंगे किडनी की मूवमेंट। इससे हम कैंसर को ठीक कर पाएंगे। दैट्स इट, यही काम है, यही न्यूज़ है। थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम देख ले तो एडेप्टर, ये किनलिन है, एडेप्टर प्रोटीन है जो एग्जिस्ट करता है इनसाइड सेल, अटैच टू सेल मेम्ब्रेन होता है, और हर एक वर्टिब्रेट्स में ये होता है। ये काम क्या होता है, तो कन्वे करना एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स को। और जब ये किनलिन म्यूटेशन मारता है, ठीक है, केमिकल फिजिकल जब उनसे मिलता है निकोटिन या फिर अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये म्यूटेट कर जाता है, और जब ये म्यूटेट कर जाएगा तो ये ओवर एक्टिव हो जाएगा,
और जो हमारा ये बॉडी का बैलेंस होगा उसको ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अब ये डिस्टर्ब करेगा तो कैंसर आएगा। कैंसर तो ऑलरेडी है ही हमारे अंदर और ज़्यादा ये बढ़ा देगा। अभी हम किडनी की मूवमेंट को रोक देंगे तो हम कैंसर की मूवमेंट को रोक देंगे, ईजी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये सबसे पहले तो है क्या, किस टर्म के साथ जुड़ा हुआ है, साइंस, बायोटेक, स्पेस, कुछ भी। और कैसे ही क्या बॉडी का हिस्सा या फिर वायरस है, तो नहीं, ये बॉडी का हिस्सा है, बॉडी के अंदर ये सेल के अंदर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये क्या है भाई? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ओपन मार्केट सेल है भाई। किसका है? तो इसमें ग्रेन्स बेचे जाते हैं जैसे कि राइस, वीट। और न्यूज़ में क्या है तो बोला है कि पहले क्या होता था कि आपको ई ऑक्शन होता है, वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है, उधर से ही खरीदना है। इधर से फूड कोऑपरेटिव सोसाइटी होती थी कोई, वो भी खरीद सकती थी। और बोला है कि अभी स्टेट को अगर खरीदना है ये, तो रजिस्ट्रेशन ना करवाए फिर भी वो खरीद सकता है। ठीक है, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेशन करने के बिना भी ये खरीद पाएगा। फ़ायदा क्या होगा इससे? तो जो एफसीआई के पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा होता है, वो स्टॉक इजीली खाली हो सकता है। ठीक है, और जो ओपन मार्केट स्कीम है, इसके अंदर ऑलरेडी जो भी चीज़ें मिल रही है, जो ग्रेन्स मिल रहे हैं, उसकी प्राइस पहले से डिटरमाइंड होती है, फिक्स्ड होती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी एफसीआई के पास कहाँ से आता है? तो जो भी हम एमएसपी से, फार्मर से लेते हैं ना ग्रेन्स, जो भी प्रोड्यूस उसकी हो, वो सारी की सारी प्रोड्यूस इकट्ठा करके जाती है एफसीआई के पास। फिर एफसीआई उसे बेचता है अगेन स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर वो बेच जाती है पीडीएस स्कीम में। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में। ठीक है, फिर है जायंट रेडियो सोर्सेस। तो ये होते क्या है भाई? तो हमारे स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सीज घूम रही है, राइट? ये गैलेक्सी अगर एक दूसरे के साथ टकराती है, मिक्स होती है या फिर इंटरेक्ट करती है, तो उसके इस इंटरेक्शन से कुछ बन जाता है, उसको हम बोलते हैं जाइंट रेडियो सोर्सेज। और ये इतने बड़े होते हैं, मतलब इतनी बड़ी साइज़ होती है, यानी इसके अंदर ब्लैक होल भी होते हैं और इसकी जो एनर्जी होती है वो भी रेडियो एनर्जी होती है, बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। जितने भी स्पेस में ऑब्जेक्ट हैं उसमें से हम बोलते हैं कि भाई जाइंट रेडियो सोर्सेज है वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। तो मैंने जैसे बताया इसके अंदर ब्लैक होल भी होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, रेडियो एनर्जी मेन है उसमें से, रेडियो इमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और इस कॉशर वॉशर सब इसमें आ जाता है। न्यूज़ में क्या था? तो भाई जाइंट रेडियो सोर्सेज जो भी हैं उसमें से इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने अभी अभी 34 नए जाइंट रेडियो सोर्सेज ढूंढे हैं, डिस्कवर किए हैं, बाय यूजिंग जायंट मैटर रेडियो टेलीस्कोप। दैट्स इट। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? हमारे पूना में पड़ा हुआ है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। इसके अंदर 30 फुल्ली स्टेलेबल गैगेंटिक पैराबोलिक डिशेस है जो कि मीटर वेवलेंथ में रेंज करती है, रेडियो स्पेक्ट्रम इसको यूज़ करते हैं। दैट्स बकवास है। इन शॉर्ट ये क्या है? जायंट रेडियो सोर्स। तो आप ध्यान रखोगे, इसीलिए उसको जायंट रेडियो सोर्स बोला है, क्योंकि रेडियो एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है ना, और ये खुद बड़े जायंट है। और जायंट रेडियो सोर्स जिधर से निकलता है वो जायंट रेडियो सोर्स है, बड़े ऑब्जेक्ट हैं। दैट्स इट। स्पेस का ये मटेरियल है, बस आपको यही ध्यान देना है। चलिए, और कैसे ये बनता है? तो गैलेक्सी अगर इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ स्पेस में तो ये बन जाता है। क्या ये ब्लैक होल से फॉर्म होता है? नहीं, ब्लैक होल इसके अंदर होता है। ये सब प्लेन पॉइंटर है अगर पूछा आ जाए तो। फिर है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023। इसको आप अपने नोट्स में डाल सकते हो तो डाल लीजिएगा। डेटा है और अच्छा खासा डेटा है। सबसे पहले कौन निकालता है? तो WTO निकालता है। और इसकी हाईलाइट में क्या आया है? तो इंडिया की 8th पोजीशन है एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में पूरे वर्ल्ड में, और 18 है इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, एंड 7th है सर्विस एक्सपोर्ट में। टॉप कौन कर रहा है? तो टॉप कर रहा है चाइना, US एंड जर्मनी। वो तीनों की तीनों मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 22 में टॉप एक्सपोर्टर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में भी थे, 23 में भी वही हैं अभी। वुडी इंक्रोचमेंट, देखिए ये क्या है? तो कोई भी इकोसिस्टम में ट्री या फिर श्रब का कवर ज़्यादा बढ़ता जा रहा हो उसको हम बोलेंगे वुडी इंक्रोचमेंट। दैट्स इट। ठीक है, कि कोई एरिया है वहाँ पे ज़्यादा ट्री पहले थे नहीं, सिर्फ ग्रासलैंड था, अभी उधर ट्री धीरे धीरे आते जा रहे हैं, श्रब्स धीरे धीरे आते जा रहे हैं, तो वो वुडी इंक्रोचमेंट हो गया। देखो आपको भी लगा कि ये तो भाई अच्छी चीज़ है ना,
कि हमारी ट्री कवर ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि भाई हमारा ट्री कवर बढ़ जाता है, दो हैबिटाट होते हैं, अगर उसके बीच में कोई खाली जगह है तो वहाँ पे भी उग जाते हैं, तो ये हैबिटाट दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, वहाँ के जो एनिमल्स है उसको ईजी रहता है मूवमेंट के लिए, ये सब अच्छी बात है। बट इसका दिक्कत है कि आप जो एरिया का ग्रासलैंड था, ऑलरेडी जो ग्रासलैंड वाला एरिया था वो अब नहीं रहा, तो जो ग्रासलैंड की स्पीशीज़ होगी वो भी नहीं रहेगी, राइट। इसीलिए जो ग्रासलैंड है, जो वाटर साइकिल है, वाटर भी अभी वो ट्रीज़ है वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, न्यूट्रिशन के लिए अभी लड़ाई ज़्यादा होगी क्योंकि सेम नीश हो जाएगा। अभी दोनों जो पहले की स्पीशीज़ थी पेड़ की, उसे भी पानी चाहिए, उसे भी न्यूट्रिएंट चाहिए, और जो नई आती जा रही है उसे भी चाहिए, तो इन इकोसिस्टम के बीच में लड़ाई होगी। फिर जो फॉरेस्ट फायर होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये सब नुकसान है। इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ पे देखने को मिला था कि वुडी इंक्रोचमेंट होती है, तो फ़ायदा तो है ही है कि ग्रीन कवर बढ़ रहा है, बट नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसका हमें एक एग्जाम्पल मिला था कि सवानास जो ग्रासलैंड्स है वहाँ पे वुडी इंक्रोचमेंट जब हुआ तो वहाँ की जो नेटिव ग्रासलैंड की बर्ड स्पीशीज़ थी, वो बर्ड स्पीशीज़ के नंबर बहुत ही रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रासलैंड्स की स्पीशी होगी वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई वुडी इंक्रोचमेंट भी एक लेवल से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए, फिर है बेंट टॉयड गेकोस। ठीक है, गेको क्या होता है ये तो वर्ल्ड फेमस है, ये रहा, आपने देखा ही होगा आपके घर में भी। बट ये है बेंट टोड जो कि जंगलों में मिलता है, बेंट टोड। ओके, कहाँ पे हमें ये मिला है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इसकी पर्टिकुलर जगह देखें तो नामदफा नेशनल पार्क, कामलांग टाइगर रिजर्व और नेंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये क्या होता है तो नॉक्टर्नल स्पीशीज़ होती है, ये हम भी देखते हैं हमारे घर में भी, अगर ये निकलेगा गेको तो नॉक्टर्नल है, रात को ही निकलते हैं ये। और इट्स ऑन नॉर्थ ईस्ट है जो स्टेट्स, वो इसका एंडेमिक बेंट टोइड गेको है, यहाँ पे 30 स्पीशीज़ पाई जाती है, फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट इतना सारा, बट आपने वैसे देख लिया, इतना काफ़ी है कि नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है, नॉक्टर्नल है और एंडेमिक है। चलिए, एंडेमिक क्या कि उसी रीजन में सीमित रह चुका है, अगर भी बाहर ज़्यादा नहीं दिखता है क्योंकि ख़त्म हो गया है या फिर है ही नहीं। आखिरी न्यूज़ है हमारी पर्सनालिटीज़ में, लोकमान्य तिलक। आप सब इनके बारे में जानते ही हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बस कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि स्वराज सेल्फ रूल की डिमांड करते थे, जो कि कंप्लीट रूल इंडिपेंडेंस की बात करता है। इन्होंने अपनी होम रूल लीग शुरू की थी 1960 बेलगावी में। इनके न्यूज़पेपर थे केसरी, मराठा, और उन्होंने गीता रहस्य करके बुक भी अपनी पब्लिश की थी। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में आप इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे और बहुत कुछ काम का है, मैं बस बताऊंगा तो डेफिनेटली हर एक चीज़ कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, तो इट्स बेटर इफ़ यू रीड इट फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री बुक। ओके, सुनने के लिए आपका शुक्रिया, एंड प्लीज़ आपको अगर कुछ समझ ना आता हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई मेरे तरीके में मुझे चेंज करने की ज़रूरत हो तो भी बता दीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो भी मुझे बता दीजिएगा। देन ये वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई प्रेज़ कर रहा है कोई वर्क को, दैट्स इट। और हाँ, डेफिनेटली हम जल्दी से जल्दी मंथली मैगज़ीन भी लेके आएंगे। मंथली मैगज़ीन मेरा पेन बस ठीक हो जाए तब, और सब्जेक्ट भी लेके आऊँगा। मेरा सोचा है कि इकोनॉमिक्स से हम लेके आएंगे और साथ में कल्चर भी लेके आएंगे। ओके, शुक्रिया आपका, जय हिंद।